हेलो एवरीवन, आज हम रामाचंद्रन प्लॉट को डिस्कस करेंगे। रामाचंद्रन प्लॉट को समझने के लिए आपको मेरी एक एक लाइन अच्छे से समझना पड़ेगा, तो एक एक बात को पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही इसको नोट करिएगा। केवल नोट्स बनाने के लिए मत देखिएगा, वरना समझ में नहीं आ पाएगा और एग्ज़ाम में आपका गलत हो सकता है। ठीक, तो रामाचंद्रन इस प्लॉट को स्टार्ट करने से पहले हमें पेप्टाइड बॉन्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक अमाइनो एसिड यहाँ लिखा हुआ है जिसमें ये सी है, एक फंक्शनल ग्रुप R1 कुछ भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन है, एक अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये दूसरा हमने अमीनो एसिड लिखा हुआ है जिसमें सी है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है R2, ये H है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है। ठीक है, अमीनो एसिड, दो अमाइनो एसिड को जोड़ा है हमने, पॉजिटिव निशान लगाया है यहाँ पे। जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का OH यहाँ से निकलता है और एक हाइड्रोजन निकल जाता है NH2 से, एक ही हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो देखिए बनता क्या है, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से एक H निकल गया, बचा क्या, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। तो ये CO यहाँ पे बच गया, NH यहाँ बच गया और उनके बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड और वाटर निकल गया। चाहे तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसको CO और NH वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, इसी को हमने बॉन्ड को ओपन करके लिखा है, बाकी चीज़ें वैसी ही लिखी हैं। तो जब हम CO को लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O लिखेंगे, NH को लिखेंगे NH नीचे कर देंगे। ये हमने ट्रांस कन्फिग्रेशन में लिखा हुआ है, ट्रांस में दोनों चीज़ें दूर दूर होती हैं, दोनों बॉन्ड, तो इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर हमें N का H ऊपर लिख दिया होता तो O और H आपस में क्या करने लगते, वो लड़ाई झगड़ा होने लग जाता। ठीक है, भिड़ंत होने लगती, इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए H को नीचे लिखना पड़ा। ठीक, तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड के दोनों तरफ जो हमारे बॉन्ड हैं, पेप्टाइड बॉन्ड तो एक तरीके से रिजिड होता है, ठीक है, इसमें हमको इसको टर्न नहीं कर सकते, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के अगल बगल वाले जो बॉन्ड्स हैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड के इधर में सी और सी का बॉन्ड है ना, जिसमें ये वाला सी अल्फा है। सी अल्फा क्या होता है, जिससे ऐसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो सी अल्फा कहलाता है या अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो इससे फंक्शनल ग्रुप ये भी अटैच है, NH2 भी, C OH भी, तो ये अल्फा कार्बन है। इसी तरह से ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा क्योंकि इससे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये भी C अल्फा है, ये भी C अल्फा है। तो C अल्फा और C के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं साई बॉन्ड। लिखा हुआ है साई बॉन्ड बनता है, वो C अल्फा और C के बीच में बनता है, जिसको हम साई एंगल कहते हैं या साई बॉन्ड कहते हैं, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के इधर पे हमने दिखाया हुआ है। इस पेप्टाइड बॉन्ड के इधर वाली पोजीशन पे देखिए कौन सा बॉन्ड है, फाई। तो फाई किसके बीच में बना है, N और C अल्फा के बीच में, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है, इसको हम फाई एंगल कह देते हैं। और दो पेप्टाइड जब आपस में एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसको हम डाई पेप्टाइड कहते हैं। इसका मतलब डाई पेप्टाइड में क्या होगा, केवल दो अमीनो एसिड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड केवल एक ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है नीचे, टू पेप्टाइड कैन बी रोटेटेड अराउंड दीज टू टॉर्जनल एंगल्स। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो तो नहीं मूव करेगा, लेकिन डाई पेप्टाइड या ट्राई पेप्टाइड मूव कैसे करते हैं स्पेस में, स्पेस में उनका ओरिएंटेशन कैसे रहता है, इन दोनों एंगल में वेरिएशन होने की वजह से या इन दोनों एंगल के चेंज होने की वजह से। ये एंगल चेंज होंगे तो ये रोटेशन चेंज होगा, घूमेंगे, ये 3 डायमेंशन में 4D स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो CN जो ये पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड मूवमेंट नहीं होता, लेकिन उसके आगे पीछे वाले जो बॉन्ड होते हैं वही किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इस फाई और साई की क्या क्या वैल्यू होंगी, ये फाई और ये साई, इसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी जिसमें कोई भी हमारा प्रोटीन स्टेबल रहेगा। समझिए ध्यान को, इनकी हर एक वैल्यू में प्रोटीन स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, 100% इनकी कोई भी वैल्यू हम लिख दें और समझ लें कि उसमें प्रोटीन स्टेबल होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ ही वैल्यूज़ इनकी ऐसी हैं जो पॉसिबल है जिसमें प्रोटीन स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, रामाचंद्रन ने। तो देखिए रामाचंद्रन प्लॉट वॉज डेवलप्ड बाई 3 साइंटिस्टों ने इसको डेवलप किया था, रामाचंद्रन, रामाकृष्णन और शशि शेखरन ने 1963 में इसको डेवलप किया। तो साइंटिस्ट के नाम तो इजीली याद हो जाएंगे। अब इसका यूज़ किया है, इट इज़ अ वे टू विजुअलाइज बैकबोन टॉर्जनल एंगल फाई साई ऑफ एन अमीनो एसिड अराउंड विच रोटेशन इज पॉसिबल।
मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि फाई और साई वैल्यूज़ कितनी पॉसिबल हैं, इनको हम टॉर्जनल एंगल भी कहते हैं। तो देखा जाता है कि इनकी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है जिससे जो हमारा प्रोटीन है वो रोटेट कर सके, मतलब इसकी किस वैल्यू में रोटेशन पॉसिबल है, यही हम विजुलाइज करते हैं। क्या विजुलाइज करते हैं? टू विजुलाइज फाई एंड साई वैल्यूज़ अराउंड विच रोटेशन इज़ पॉसिबल, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए वही चीज़ लिखी हुई है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फाई एंड साई आर नॉट अलाउड ड्यू टू कोलिजन ऑफ साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सी फाई और साई की वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती हैं क्योंकि कोलिजन होने लग जाता है आर ग्रुप के बीच में। आर ग्रुप क्या होता है? प्रोटीन का, ये आपको पता होगा। अमीनो एसिड में जो आर ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, उसी के बेसिस पे चार्ज है कि नहीं है, या कौन सा एलिफेटिक है कौन सा एरोमेटिक डिसाइड होता है। तो वो आर ग्रुप में आपस में भिड़ंत ना हो। जैसे आर ग्रुप आप यहाँ देखिए, ये R1 R2 का ये बहुत बल्कि होंगे, स्ट्रक्चर लंबा होगा, इसका भी स्ट्रक्चर बड़ा होगा, तो दोनों में क्या होने लग जाएगी? लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसको घुमा देना होगा जिससे वो दोनों आपस में बातें ही ना करें। ठीक है, तो वही चीज़ बोली गई है, फाई साई की हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, कुछ ही वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप में कोलिजन होने लग जाता है अमाइनो एसिड के। ठीक है, रामाचंद्रन मेड अ प्लॉट इन विच ही शोज द अलाउड वैल्यूज ऑफ फाई एंड साई इन अ प्रोटीन। पहले पॉइंट में हमने लिखा है कि सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती हैं। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है रामाचंद्रन ने जो प्लॉट बनाया उसमें उन्होंने केवल पॉसिबल वैल्यूज़ के बेसिस पे प्लॉट बनाया। ठीक है, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकाला गया। मेनली इन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही देखा था, तो ऐसा प्लॉट बनाया। इस प्लॉट में क्या करना है, 1 2 3 4 हमने नंबरिंग की हुई है, 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाने हैं। और उसमें उन्होंने कई सारे जो रीजन जैसा बना हुआ है ना, एक रीजन हमने ये बना दिया, ये पूरा एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, इसमें उनको मैक्सिमम वैल्यूज़ मिली। कुछ प्रोटीन्स के बारे में तो हमने लिखा हुआ है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये कोलेजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोलेजन यहाँ पे स्टेबल होता है, मतलब कोलेजन के लिए फाई और साई की वैल्यूज़ माइनस और प्लस होती हैं। माइनस प्लस क्या, पहली बात तो आप ये देखिए, इसमें जो वाई एक्सिस है वो हमारी साई है और एक्स एक्सिस पे फाई है। ठीक है, वाई एक्सिस पे साई है और एक्स एक्सिस पे फाई है। तो पहले हम किसी में भी एक्स की वैल्यू लिखते हैं, दूसरी वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव है, वाई की पॉजिटिव है, तो ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, मेनली यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट रहते हैं। तो ये पॉइंट देखिए, हमने एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा शीट के बनाए हुए हैं, कोलेजन के बनाए हैं। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ पे उसके रोटेशन पॉसिबल होते हैं, राइट हैंडेड के यहाँ पॉसिबल होते हैं। और इसके ज़्यादातर एरिया में ग्लाइसिन का रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि ग्लाइसिन में कोई साइड चेन होती ही नहीं है, तो वो आराम से घूमता रहता है। तो मैक्सिमम वैल्यूज इसकी होती हैं ग्लाइसिन के लिए और मिनिमम प्रोलीन के लिए होती हैं। ये हमने लिखा नहीं, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि मेजर एरिया इज कवर्ड बाय ग्लाइसिन एंड मिनिमम एरिया इज कवर्ड बाय प्रोलीन। ठीक है, क्योंकि प्रोलीन की रिजिड रिंग होती है आर ग्रुप की जगह पे। ठीक, ये हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कि एप्लीकेशन क्या है। तो इससे हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्रोटीन के फंक्शन के बारे में भी पता चल जाता है। जब हमें उनका 3D स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो उनका फंक्शन भी पता चल जाएगा। उसके बाद हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकाला। अब वो स्ट्रक्चर सही है कि नहीं ये भी हमें रामाचंद्रन प्लॉट से पता चल जाता है, मतलब वैलिडेशन हो जाता है। वैलिडेशन हो जाता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर का, कि जो एक्सपेरिमेंट से स्ट्रक्चर आया है वो सही है कि नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ओरिएंटेशन कितने पॉसिबल है पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड, वो भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, ओरिएंटेशन को हम बता सकते हैं, स्ट्रक्चर तो डिटरमाइन कर ही सकते हैं और प्रोटीन का फंक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और कोई स्ट्रक्चर डिटरमाइन जो किया है वो सही है कि नहीं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं वैलिडेशन। तो ये सारा हमारा रामाचंद्रन प्लॉट में इतना आएगा। अगर इसको आप लिखेंगे तो लगभग ये 3 पेज का हो जाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर ये आता है तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट भी होती हैं। ठीक है, किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ ये लगा हुआ ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। और उसके बाद लगभग हमारे सारे वीडियोस कवर हो चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के। उसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियोज़ लेके आपके लिए आएंगे। थैंक यू।